हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआईटी क्लासेस। मैं विवेक कुमार। एक दिन जो हमने कल देखा था उससे अगले चैप्टर को लेकर फिर हाजिर हैं। आइए हम देखते हैं। आज एक नया टॉपिक है और ये बहुत स्पेशल है आज जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है वर्ब, और इसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर आए हैं नाउन से। और आज जो हमने टॉपिक लिया है वर्ब, इसे ये मान के चलें आप कि ये मिडिल है। स्टार्टिंग से पढ़ते हुए हम मिडिल तक आ चुके हैं और फिर इसके पीछे लास्ट भी जाएंगे। तो ये मिडिल है। एक और हम इसकी कंपैरिजन दें तो ये इस प्रकार समझिए आप कि जैसे कोई इंसान है और उसकी आत्मा हो, उसके लिए है ना, शरीर के लिए जितनी इम्पोर्टेंट आत्मा है, ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या उसका जो आत्मा बेस्ड चीज़ है वो ये है वर्ब। कह सकते हैं आप कि अगर शरीर में से आत्मा निकाल दी जाए तो सोचो क्या होगा, है ना, नहीं बचेगा शरीर। तो जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल जो ये मैटर है हमारा वर्ब का, ये भी सेंटेंस को उतनी वैल्यू देता है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब ना हो तो सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, नहीं बनेगा वो, इतना इम्पोर्टेंट वर्ब। अब देखिए, बहुत सारे जो बच्चे पढ़ते ही हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब सेंटेंस फॉर्मेशन में आती है और जो उन्हें परेशान करता है, ये टॉपिक वो है, ठीक है, वर्ब का। अगर आप इसको जान लेंगे तो फिर मैं समझता हूँ बहुत इजीली आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड करेंगे। अब देखिए, जो वर्ब है इसको हम एक नाम से जानेंगे। एक नाम, इसका जो इजी नाम होता है, आपको थोड़ा हो सकता है सरप्राइजिंग लगे। इसको नॉर्मल हम जो एक नाम देते हैं और वो इसका नाम है समय। आप सबने सुना होगा ना, समय, टाइम। देखिए वर्ब का ही नाम समय है, जैसे मानिए समय ही वर्ब है। अब आप सब जानते होंगे कि समय की स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, खास बात क्या है। तो समय की सबसे खास बात है, जैसा कि जानते ही हैं ना सब, समय की खास बात है कि वो रुकता नहीं है, ठीक, चलते जाता है, चलते जाता है। अब ये माने कि मान लीजिए घड़ी अगर रुक गई है, किसी की घड़ी बंद हो गई है, फिर तो क्या आंसर है, समय फिर भी नहीं रुकेगा। सिर्फ किसी एक व्यक्ति की घड़ी रुकी है तो समय तो फिर भी चल रहा है, ऑफ ऑफ में, पीछे से, ऐसे मानिए, क्योंकि समय एक भौतिक चीज़ नहीं है। वो किसी भी, जो हमारा ये पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, इन सब के कंट्रोल में नहीं है, इनसे बाहर है। बल्कि हम सब समय के कंट्रोल में हैं। समय के अकॉर्डिंग हम बदलते हैं, हमारे अकॉर्डिंग समय नहीं। समय अपनी गति से चले जा रहा है। अब देखो, जो समय है उसकी खास बात हमने देखी कि वो रुकता नहीं है। अब ठीक वर्ब पे आओ। तो वर्ब को देखें हम, पहले ये देख लीजिए कि आप ये समय क्यों कह रहे हैं, है ना, प्रूव करके देखें हम। छोटा सा एक वाक्य लिखा है, वह स्कूल जाता है। हिंदी में लिखें हम। फिर लिखो, तुम कल पढ़ोगे। उसने आज पढ़ा है, या पढ़ा कह लीजिए। ये हम 3 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है भाई, 3 सेंटेंस लिखे हैं। और इन तीनों में जो मैं बताने वाला हूँ आपको खास बात, वो खास बात है इनकी वर्ब। देखिए, जब भी हम कभी हिंदी का सेंटेंस देखते हैं, आप सबने भी देखा होगा कि और आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा टेंस है इसमें, टेंस, समय को टेंस भी कहेंगे आप। टेंस का मतलब काल, समय, वही। तो याद रखिए कि वर्ब, समय और टेंस एक ही मैटर है। हम्म अब क्यों है, जैसे हम हिंदी के सेंटेंस देखते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा टेंस है,
तो जनरली हम किस वर्ड को देखकर बताते हैं कि उसमें ये टेंस है। और उत्तर होता है उसका वर्ब। जैसे 3 सेंटेंस लिखे हैं, पहला सेंटेंस लिखा है वह स्कूल जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो आप किसको देखकर बताते हो? ये बताते हैं जाता है। इसको देखकर बताया, पहचान आती होगी आपको। जैसे बोलते हैं तातीते आया, तो किस में आ रहा है जी तातीते? जाता में। और जाता क्या है? वर्ब, यानी वर्ब ने टेंस बताया। नीचे सेंटेंस लिखा है तुम कल पढ़ोगे। इसमें टेंस पूछा जाए तो हम किसको देख के बताएंगे? पढ़ोगे। पढ़ोगे में गागी क्या आ रहा है, और पढ़ना क्या है? वर्ब। नीचे आप देखें उसने आज पढ़ा है, तो टेंस पूछें पढ़ा है, पढ़ना में टेंस है। तो यहाँ ये वाली हमारी बात प्रूव हो जाती है कि यदि हम टेंस का पता करते हैं, समय का पता करते हैं, तो वो पता हमें बताती है वर्ब। ठीक है, अब सीधा हम ये कह सकते हैं कि वर्ब ही है वो जो वाक्य में टेंस का निर्माण करती है, टेंस को बनाती है। ठीक है जी, वर्ब ही टेंस बनाती है। अब हम जाने, जैसे मैंने भी बोला कि समय की क्या स्पेशलिटी है कि वो रुकता नहीं है, वो चलते जाता है, चलते जाता है। अब ठीक उसी प्रकार से वर्ब है कि वर्ब भी कभी रुकती नहीं है। आप एक सीन क्रिएट कर लीजिए अपने दिमाग में, जैसे कि जन्म हुआ है ना किसी प्राणी का, कोई भी ले लो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी कोई भी, क्योंकि समय पूरी पृथ्वी पर सेम है, वो चलते जाता है, उसकी जो ये क्वालिटी है वो सेम है, चलते जाता है। अब जैसे किसी ने जन्म लिया, और आप देखते हैं कि जन्म लेना भी वर्ब है, जन्म लेना भी वर्ब। ठीक, अब इसके बाद जितने भी मूवमेंट इसके द्वारा हुए, चाहे वो बैठा, खड़ा हुआ, लेटा, खाया, पिया, यहाँ तक कि चुपचाप भी बैठा है, छुप गया है सबसे, सो गया है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? वर्ब हैं ये सब। मतलब कह सकते हैं एवरी मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, या कोई भी हमारा लिविंग बीइंग है, उसका कोई भी मूवमेंट, ये मानिए हाथ भी आपने हिलाया ऐसे हल्का सा, और उससे भी सॉफ्ट जाइए, सांस भी अगर आप ले रहे हैं, तो ये सब भी क्या है? वर्ब है, सब कुछ वर्ब। यानी एवरी मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन मतलब। अब देखिए इतना पॉइंट हो रहा है, हम जा रहे हैं धीरे धीरे आगे। जन्म लिया, जन्म लेना वर्ब हुई है ना, और आगे बढ़े। और आगे बढ़ने का मतलब क्या है? हम लास्ट तक पहुंच जाएं। ठीक है, वर्ब का किसी भी ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग को देखिए आप, तो उसका लास्ट कहाँ होता है? उसका लास्ट होता है जब वो मर जाता है। सारी ज़िंदगी जिया, अपना सारे मूवमेंट इधर उधर जो भी थे किए, अब वो मर गया है। और कमाल की बात क्या है साहब? मरना भी वर्ब है, मरना भी वर्ब। तो ये थ्योरी से आपको एक बात मिली कि वर्ब शुरू होती है ना, और लास्ट तक जाती है, सारे मूवमेंट बीच वाले भी वर्ब ही हैं। और समय का क्या था? समय भी वैसे वैसे था, समय भी चलते जाता है, रुकता नहीं है। और ये जो मैंने मूवमेंट आपके गिनाए, 1 सेकंड के लिए भी रुकेंगे नहीं। हर एक प्राणी हर सेकंड कुछ ना कुछ करता ही है। अब जब वो कुछ ना कुछ करता ही है, तो उसका जो ये करना है, उसका जो मूवमेंट है, दैट इज़ वर्ब, यही वर्ब है। देखिए ये तो हुई इसकी एक थ्योरी वाली बात। अब हम एक चीज़ देखेंगे जो ऑथेंटिकली डेफिनेशंस हैं वर्ब की, आधिकारिक तौर पर, उसको हम समझने की कोशिश करें। अक्सर मैंने देखा है जो एकेडमिक क्लासेस में हमारे पास बुक्स आती हैं या बच्चे पढ़ते हैं उनको, तो वो उसमें लिमिटेड चलते हैं। ठीक है, छोटा सा ही परिभाषाएं उनकी आती हैं। हम यहाँ आज इसको कंप्लीट सीखेंगे, टोटल एरिया जहाँ तक भी वर्ब पूछेगी। देखते हैं आइए। ये सब आप समझ गए होंगे ना ये वाली बात, तो इसको हम हटा ही लेंगे थोड़ी देर के लिए। अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है जी वर्ब क्या है, वर्ब समय है, और इन दोनों का जो स्पेशलिटी है कि रुकते नहीं हैं, निरंतर चलते हैं, प्रत्येक सेकंड होता रहता है कुछ ना कुछ। जैसे समय चल रहा है प्रत्येक सेकंड, उसी प्रकार वर्ब। अब समझना ये है हमें जो हमारी ऑथेंटिकली जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए वर्ब को 3 प्रकार से लाए हैं ये। अगर वर्ब की डेफिनेशन की जाए तो वो 3 बातें उसके अंदर आएंगी। ठीक है जी,
वो 3 बातें क्या है हम देखेंगे अभी। अब देखो ये 3 बातों में जाएं जब, तो पहली बात को आप देखें। पहली बात है कार्य का होना या ना होना। एक और इसको हम इंग्लिश में देते हैं, जैसे कई बार ये बोलते हैं ऑल एक्शन वर्ड्स आर नाउन। एक्शन वर्ड्स आर सॉरी नाउन नहीं है, वो वर्ब है। अब देखिए दोनों ही दो डेफिनेशन हमारी बेसिक डेफिनेशन है ये। इन दोनों में क्या रहा है, एक्शन मेन है, ठीक है। कार्य यहाँ पर मेन है और कार्य पे ही हमें फोकस करना है, मतलब एक्शन पे। ठीक, अभी हम बात कर रहे थे कि प्रत्येक जो हमारा लिविंग बीइंग है वो कोई ना कोई मूवमेंट जरूर करता है, और जो मूवमेंट है वही वर्ब है। अब देखो ये वाली बात को प्रूव करेंगे हम, पहले इतनी कोई इंग्लिश में हम देख रहे हैं तो डेफिनेशन कह रही है ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, लेकिन हिंदी में लिखा है हमने थोड़ा सा और बढ़ा के लिखा है, कह रहे हैं काम का होना या ना होना, मतलब होना भी वर्ब है और ना होना भी वर्ब। इसको एग्जाम्पलीफाई करें। एग्जाम्पलीफाई में देखिए इसका ये है, जैसे कहें ही इज प्लेइंग, ठीक है, मीनिंग बनता है वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो क्या एक्शन हो रहा है साहब इधर, एक्शन हो रहा है आपका प्ले, ये तो ये हमारा हुआ कि एक्शन वर्ड वर्ब, ये वर्ब हो गया। अब ऊपर एक बात और कही जा रही है कार्य का होना या ना होना, तो ये तो होना हुआ। अब हम इसी सेंटेंस को इस प्रकार लिखें, ही इज नॉट प्लेइंग। देखिए सेंटेंस नेगेटिव में है और ये भी कह रहे हैं, पहले कह रहे थे खेल रहा है, अब कह रहे हैं नहीं खेल रहा। ये सीरियसली लेंगे इस मैटर को, कह रहा है कि नहीं खेल रहा। अब ये तो कह रहे हैं नहीं खेल रहा, लेकिन ये भी तो नहीं बता रहे आप वो कर क्या रहा है फिर, हैं अभी क्या कर रहा है, वो कुछ तो कर रहा होगा। अब जो भी वो कर रहा है वो वर्ब हो रही होगी, लेकिन उसको इंडिकेट नहीं किया गया यहाँ पर, बल्कि क्या किया गया है कि पहले ही वाली वर्ब को जो खेलने की थी उसी को नेगेटिव में बोला गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कुछ ना हो रहा हो, कुछ तो हो रहा होगा ना कोई मूवमेंट हमेशा ही चलता है। तो ये पॉइंट है जो ऊपर लिखा है कि कार्य का होना या ना होना। तो होना क्या है, अफर्मेटिव है, और ना होना क्या है, नेगेटिव, लेकिन वर्ब सेम वही रहेगा, है ना। तो यहाँ भी क्या है हम देखते ही हैं, वर्ब यहाँ भी हमारा प्ले ही होता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी वो प्ले है, जबकि क्या होता है उस सेंटेंस में हमें सूचित किया जा रहा है कि नहीं हो रहा वो काम। तो वो काम नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए काम अब भी वही है, उसके ना होने की बात हो रही है, ठीक है, ना होने की बात। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि फिर हो क्या रहा है, या तो ये बताएंगे आप, है ना, क्या हो रहा है, तो जो हो रहा है वो वही वर्ब हो जाएगी। ठीक, तो सीधी सीधी बात आप याद रखिए कि कार्य का होना या ना होना दोनों ही वर्ब है, ठीक है, दोनों ही वर्ब है। अब देखो दोनों वर्ब हैं जब, तो हमारा दोनों ही ये एक्शन नॉन एक्शन जो हुआ है यहाँ पर, वो दोनों बातें आ रही हैं। ठीक, अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम अपनी दूसरी परिभाषा देखेंगे। एक परिभाषा हो गई है ना, अब देखो दूसरी परिभाषा क्या है। दूसरी परिभाषा है कि किसी की स्थिति को बताए। स्थिति को बताने का मतलब, स्थिति बोलते हैं स्टेट, पोजीशन। अब ये जो बोल रहे हैं कि ऊपर तो कह रहे थे कार्य का होना या ना होना वर्ब है, नीचे बोला जा रहा है कि किसी की स्टेट बताए। स्टेट मतलब पोजीशन, किस पोजीशन पे है। यहाँ आपको पॉइंट करना है कि यहाँ एक्शन नहीं होगा, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन नहीं होगा वाक्य में। ऊपर वाला जो हम डेफिनेशन प्रूव किए हैं वो एक्शन है, एक्शन नहीं होगा,
बल्कि यहाँ कुछ और होने वाला है, और वो क्या होने वाला है, वो पोजीशन है, स्टेट है, वो दशा को दिखाया जाएगा ना। जो भी व्यक्ति आपके जो यहाँ पर आने वाला है उसके बारे में उसकी पोजीशन बताएंगे ना, किस पोजीशन में है, वो किस दशा में है। जैसे देखिए, इसका हम एग्जाम्पल करें तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है, ही थिंक्स अ लॉट। ही थिंक्स अ लॉट मीनिंग बनता है कि वह बहुत सोचता है, वह बहुत सोचता है। एक और लिख लो, ये लिखा है ही फील्स हंगर, उसे भूख लग रही है ना। ये भी आप देखिए, यहाँ दोनों सेंटेंस में एक वर्ब देख रहे हैं, यहाँ पे थिंक वर्ब है, यहाँ पे फील वर्ब है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को सोचिए आप, कि जैसे कह रहे हैं वह सोच रहा है, सोचता है, ये स्टेटिव वर्ब बनती हैं, स्टेट से, स्टेट बताने के कारण इनको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। और जितनी भी स्टेटिव वर्ब हैं जो मनोस्थिति को बताती हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि इन वर्ब्स को जो मैक्सिमम्स है हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं मनुष्य के अंदर, सेंस ऑर्गन्स का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियाँ, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों से कनेक्टेड जितने काम आते हैं या उनसे बिलोंग करने वाली वर्ब, जैसे क्या क्या हो सकता है, देखना हो सकता है, सुनना हो सकता है, टच करना हो सकता है, चाटना हो सकता है, सूंघना हो सकता है ना। 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में है, उनसे रिलेटेड जो वर्ब बनती हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। क्यों? क्योंकि वो भी स्टेट तय करती हैं, मनुष्य की दशा को तय करती हैं, ना कि वो एक्शन को तय करती हैं। एक्शन क्या है? एक्शन आप ऊपर देख रहे हैं, प्ले। आपने कोई खेलता हुआ देखा ही होगा, आप खुद भी खेले होंगे। जब खेलते हैं तो स्पष्ट एक भौतिक रूप से काम हो रहा है ना, हाथ पैर हिल रहे हैं, भाग रहे हो आप, ये मूवमेंट हो रहा है, दिख रहा है, रियल एक्शन है। लेकिन जब कोई सोच रहा है, मानिए आप कि कोई सोच रहा है, तो क्या कोई रियल में एक्शन हो रहा है? कोई बैठा है चुपचाप, बस सोच रहा है। नीचे लिखा है भूख लग रही है, तो भूख लगने में क्या है, कोई काम हो रहा है? नहीं, है ना, कोई रियल एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन स्पेशल क्या है, यहाँ भी ये वर्ड वर्ब हैं, ये वर्ड यहाँ भी वर्ब हैं। अब देखो, यही हमें देखना है। फिर ये कर क्या रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहे, तो है ना। देखिए थिंक को देखो आप, थिंक क्या है, ये भी पोजीशन बता रहा है, मतलब स्टेट, किस अवस्था में है कोई व्यक्ति, के सोचने की अवस्था में है। नीचे कह रहे हैं फील्स, महसूस होना कहते हैं, लगना, उसे भूख लग रही है, तो उसकी स्थिति क्या है, भूख लगने की है, भूखा है कोई, लेकिन वो एक्शन कोई नहीं है, ऐसे ही सोच रहा है, कोई एक्शन नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारे प्रूव करते हैं कि थिंक और फील ये भी वर्ब हैं, ये भी मेन वर्ब हैं, ठीक है, मनुष्य का ही एक काम है ये भी, भले ही इनडायरेक्ट काम है, फिजिकल वर्क नहीं है। तो 2 बातें हुई हमारी, एक तो एक्शन वर्ड, काम का होना या ना होना दोनों वर्ब था। दूसरी हमारी बनी है इसकी बात, इस स्टेट को शो करे, है ना, किसी की दशा को बताए, कोई मेंटली स्थिति ही आती हैं लगभग ये, जो हमारे इनर सेल्फ से कनेक्ट करती हैं, अंतर मन से कनेक्ट करती हैं, एक्शन नहीं कराती हैं। अब हम आएंगे, देखिए इसी में एक छोटी सी परिभाषा और आएगी, फिर वर्ब आपका कंप्लीट, और कभी आप में वर्ब को लेकर डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, वर्ब आपका आपके अंडर आ जाएगा। अब देखो हम अगली बात देखते हैं, तीसरी बात वर्ब की क्या है। तीसरी बात वर्ब की है, और तीसरे पेन से ही देखो, है ना, अच्छा आपको लगेगा। तीसरी बात होती है मालिकाना हक, जैसे बोलते हैं पोजेशन, पोजेशन दर्शाए। ये मालिकाना हक या पोजेशन क्या है ना। देखिए पोजेशन या मालिकाना हक दर्शाए कोई वर्ड, तो उसे भी हम क्या है, वर्ब में ही लाते हैं। अब कैसे होता है ना मालिकाना हक, सेंटेंस लिखा है हमने, ही हैज़ 2 बुक्स, और भी लिख सकते हो, और है आपका, देखिए यू हैव मच मनी। दो सेंटेंस हैं आपके सामने, ठीक। पहला है
कि उसके पास 2 किताबें हैं उसके पास 2 किताबें हैं, और दूसरा वाला आपका है कि तुम्हारे पास अधिक धन है, बहुत सारा धन है। अब इन दोनों में ही देखो, मैंने कहा था वर्ब के बिना तो सेंटेंस नहीं बनेगा, कोई ना कोई वर्ड जरूर वर्ब होगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो हमारे पास वर्ब जो हैं वो ये हैं, हैज़ और हैव, दोनों वर्ब हैं, और दोनों ही मेन वर्ब हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे ना। अभी हम इसके काइंड्स में चलेंगे तो दोनों मेन वर्ब हैं। अब स्पेशलिटी ये है कि देखिए, हैज का पहले का मीनिंग है 2 किताबें हैं उसके पास, वह 2 किताबें रखता है। नीचे वाले का अर्थ है कि तुम्हारे पास अधिक धन है। अब दोनों में खास ये देखें कि दोनों में ही ना तो कोई काम हो रहा है, जो ऊपर सीख के आए हैं एक्शन, आपके पास 2 किताबें, कोई काम हो रहा है इसमें? कुछ भी काम नहीं हो रहा है, हैं किताबें। नीचे वाला कह रहे हैं आपके पास बहुत सारा धन है, यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है, देखिए काम भी नहीं हो रहा है। और बीच वाला पॉइंट देखिए आप, कोई आपकी मनोस्थिति भी नहीं बताई जा रही कि आप किस अवस्था में हैं, बल्कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप मालिक हैं किसी चीज़ के, मतलब पहले किताबों के मालिक हैं, फिर आप ये पैसे के मालिक हैं, मतलब पोजेस्ड कहते हैं उसको, आप उसके अधिकार में हैं, या मतलब कोई चीज़ आपके अधिकार में है। तो वो अधिकार कौन शो कर रहा है? हैज़ और हैव। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये एक बार फिर से समझ लें सबको। देखिए 3 प्रकार से हमने डिफाइन किया है वर्ब को। कैसे कैसे डिफाइन किया है कि एक तो हम बोल रहे हैं कि काम का होना या ना होना, मीन्स आपको रियल में एक्शन हो कोई, ठीक है, रियल एक्शन जो दिखे, खेलना है, भागना है कोई, ठीक है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बिल्कुल फिजिकली मूवमेंट हो रहा है, हमारा पूरा बॉडी मूवमेंट ले रहा है, तो वो सब एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड में क्या होता है? दोनों प्रकार से होता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड या तो पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, मीन्स वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वर्ब वही रहेगा दोनों प्रकार से, हो रहा है तो भी वर्ब है, नहीं हो रहा है तो भी वर्ब है। अब सेकंड वाला था हमारा कि किसी मनोस्थिति को दिखाएं, पोजीशन को दिखाएं, स्टेट को दिखाएं, इससे बनती है स्टेटिव वर्ब। यहाँ एक बात पॉइंट करके रखिए आप कि स्टेटिव वर्ब जो होता है, स्टेटिव वर्ब की खास बात ये होती है कि वो कंटिन्यूस फॉर्म नहीं करता है। जब हम टेंस बनाते हैं कंटिन्यूस टेंस, तो कंटिन्यूस टेंस में ये स्टेटिव वर्ब नहीं आती है, वो हमेशा इंडेफिनिट में जाती है। लेकिन स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि हिंदी के सेंटेंस में हम उसे कंटिन्यूस में बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे ये लिखा है ना, ही थिंक्स अ लॉट, तो हम इसको सेंटेंस को बोल सकते हैं कि वह बहुत अधिक सोच रहा है, या वह सोच रहा है, हम कहते हैं ना वो सोच रहा है। लेकिन इसको इंग्लिश में कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लाते हैं, ये इंडेफिनिट फॉर्म में जाता है। ये भी एक ट्रांसलेशन करने का आपको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, याद रखें, स्टेटिव वर्ब कंटिन्यूस टेंस नहीं बनाती। अब नीचे लास्ट आ रहा है कि मालिकाना हक दिखाए, किसी पर किसी का अधिकार दिखाए, वो भी वर्ब है। और यहाँ सब आपने देखा ये सारी वर्ब, जिसमें मैं एक बार फिर से देखो अंडरलाइन कर देता हूँ सबको मार्क करके, आप यहाँ ध्यान दे लेंगे इनको। ये हम डिफरेंट करके करते हैं थोड़ा। देखिए इसमें पहले में है ये प्ले, यहाँ भी प्ले, उसके आगे आइए, यहाँ पे थिंग्स है, यहाँ पे है फील्स। नीचे जाइए तो ये राउंड हो ही रहे हैं पहले से, आप देखो ना, ये है हैज़ और ये है आपका हैव। ठीक है जी, ये वर्ब का डिफाइन है सारा, कहिए डेफिनेशन भी बना लो चाहेंगे उसको, और ये टोटल वर्ब का एरिया कहिए आप कि वर्ब ये कर सकती है। समझ गए होंगे ना? तो अब हम देखिए इसके आगे आते हैं, और इसके आगे क्या है, वही जैसे हम सारे पार्ट्स पढ़ के आ रहे हैं ना पीछे, पार्ट ऑफ स्पीच, उन सारे पार्ट ऑफ स्पीच में सबके प्रकार आए थे, तो वैसे भी बिल्कुल उसी तरह ही देखिए आप, जब सबके प्रकार आ रहे हैं तो वर्ब भी क्यों पीछे रहेगी, है ना? ये तो और भी इम्पोर्टेंट सबसे है, तो फिर ये भी अपने प्रकार बनाएगी। और आप जानते ही हो ना, सब संसार में एक से एक बड़ा पड़ा है, तो सबकी अपनी अपनी वैरायटी हैं ही, इसकी भी वैरायटी आएंगी। ठीक, और आज आप इसको क्लियर करें, अच्छे से समझ के चलें। देखो हम इसकी अब डिवाइडेशन करते हैं ना, वर्ब कैसे बढ़ता है अलग अलग। देखो वर्ब को पहले हम एक टेबल के जरिए ही बांटेंगे। ठीक है, टेबल के जरिए बांटने का मतलब है कि उससे आपको वो इजीली याद रहेगा। हम्म जैसे हमने यहीं से शुरू कर लें,
टेबल बना लीजिए, चाहे उसको आप हेडिंग वाइज भी कर सकते हैं बाद में, है ना। वर्ब, और जब हम वर्ब को फर्स्ट हैंड डिवाइड करते हैं तो उसका सबसे पहला डिवाइडेशन जो जाता है वो दो प्रकार में जाता है। वर्ब बना दो तरह से। क्या जी? सबसे पहला बोलते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, और हिंदी अगर बोलें इसको तो हिंदी में होता है सहायक क्रिया। इधर जाइए आप, तो इधर होता है ये दूसरा इसका टाइप है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में बोलेंगे मुख्य क्रिया। अब यहीं पर सबसे पहले आप चल जाइए कि वर्ब को जो हम डिफाइन करेंगे तो दो जगह हो जाएगी वो ना, डिवाइड करके। पहले परिभाषा सीख ली वर्ब क्या है, अब उसके प्रकार में जाएं तो प्रकार हो रहे हैं दो तरह से, यानी वो दो प्रकार की हो सकती है बेसिकली शुरू में। तो पहला प्रकार जो हो रहा है हमारा वो है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा है मेन वर्ब। अब देखो, मेन वर्ब को बोल रहे हैं मुख्य क्रिया, उसको बोल रहे हैं सहायक क्रिया। तो ये तो आप यहीं से पहले इनके नाम में ही तय कर लीजिए कि मुख्य क्रिया को मुख्य क्यों कह रहे हैं और सहायक क्रिया को सहायक क्रिया क्यों कह रहे हैं। ये क्यों ही है हेल्पिंग वर्ब, या क्यों ही मुख्य क्रिया है। तो सबसे पहले हम जब सुने थे वर्ब के बारे में बात चली थी शुरू में कि वर्ब क्या है, कि वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टेंस की आत्मा है, सेंटेंस की आत्मा है, ये भी हम बोले। और टेंस और वर्ब एक ही चीज़ है। तो ये वाली बात पे हम ध्यान देंगे कि वर्ब सबसे इम्पोर्टेंट काम वाक्य में कर रही है, और वो क्या करवा रही है, टेंस बनवा रही है। तो टेंस बनवाने का जो काम कर रही है वही वर्ब है। अब इससे कनेक्ट होकर चलना है इस बात से कि सीधी सीधी बात, मुख्य क्रिया वो है जो टेंस बनाने में सबसे अहम रोल निभा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका टेंस बनाने में है वही वर्ब है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया कहिए उसको। ठीक है। अब उधर जो सहायक क्रिया है, वो सहायक क्रिया क्या है, वो सहायता देगी, है ना। जैसे कि हेल्पिंग हेल्पर से बना है, कोई हेल्पर है सहायता देने वाला, तो वो सहायता देगा। अब किसको सहायता देगा, ये भी बात, तो वो सहायता देगा मेन वर्ब को। और मेन वर्ब को सहायता क्या देगा, सहायता देने में किस में सहायता देगा, उसके काम में। और उसका काम क्या है, उसका काम है सेंटेंस के में टेंस को बनाना। किसी सेंटेंस में टेंस का निर्माण करना वर्ब का काम है, और उस टेंस के निर्माण होने में जो वर्ब कर रही है उसका सहयोग करती है सहायक क्रिया। ठीक, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे। देखिए, एक वाक्य लिखा है, ही इज वीपिंग, मीन्स हो रहा है वह रो रहा है। टेंस हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज और आईएनजी फॉर्म मिलकर बना रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। अब हमने एक छोटा सा वर्ड चेंज कर दिया, इस इज को हम चेंज करके कर दें वाज। अगर हम ये करें इज को वाज कर दें तो साहब क्या फ़र्क पड़ा वाक्य पे, कि उसका टेंस बदल गया। पहले वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था और अब क्या है, अब पास्ट कंटिन्यूअस है, राइट। किससे हुआ ऐसा, किसके करने से हुआ, एक शब्द ये वाले के इज और वाज को, है ना। इज की जगह हमने वाज कर दिया तो टेंस हमारा चेंज हो गया। लेकिन क्या है, जो वीपिंग मेन वर्ब है वो वैसे का वैसा ही रहा। तो ये सेंटेंस हमारा साबित करता है कि जो सहायक क्रियाएं हैं उनका अपना वजूद कोई नहीं होता है। वो सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता में लगी रहती हैं, उसको ही सपोर्ट देती हैं। अब एक नई बात यहाँ पर, मान लीजिए सहायक क्रिया ना आए तो क्या वाक्य बन सकता है फिर भी, और आंसर है हाँ, है ना, कि मुख्य क्रिया अकेले भी वाक्य को बना देती है। लेकिन इसके अपोजिट, जैसे सहायक क्रिया नहीं आ रही तो मुख्य क्रिया तो बना दे रही है अपने आप अकेले में। कई बार ऐसा भी हो सकता है, यही सहायक क्रिया भी कहने लगेगी कि मैं भी बना दूंगी, तू नहीं, तू बना रही है। तो मान लीजिए मुख्य क्रिया ना आए, ये पॉसिबल नहीं है कि सहायक क्रिया वाक्य का निर्माण कर दे। क्यों? क्योंकि उसका काम है सिर्फ सहायता देना, और सहायता किसे देती है, वो मुख्य क्रिया को। और सहायता देगी कब तक, नहीं जब तक मुख्य क्रिया होगी नहीं। तो स्पष्ट है ये कि मुख्य क्रिया को होना ही होगा अगर सहायक क्रिया है तो। यहाँ एक बात याद रखेंगे कि अकेली वर्ब अगर है सेंटेंस में एक, तो कभी भी वो सहायक क्रिया नहीं हो सकती। सिंगल वर्ब अगर वाक्य में है तो वो सहायक क्रिया कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसका काम तो सहायता देना है, और किसको सहायता देना है, मुख्य क्रिया को। और मुख्य क्रिया सहायता कब लेगी, जब वो सेंटेंस में होगी। ठीक है। तो मुख्य क्रिया को सहायता देने के लिए सहायक क्रिया का होना आवश्यक है। लेकिन सेंटेंस बनाने में
सहायक क्रिया के बिना भी वाक्य बन जाते हैं, मतलब मुख्य क्रिया ही अकेले वाक्य को बना सकती है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब सहायक क्रियाएं थी, जैम और वाज वर, है ना। अब हम लिख लें जैसे ही रीड्स अ बुक। यहाँ हमारे पास वर्ब है रीड। अब देखिए यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं है ना, कह रहे हैं वह एक बुक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना मुख्य क्रिया है लेकिन उसमें कोई सहायक क्रिया नहीं है। और ये क्या टेंस बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म हो रहा है इधर। तो ये हमारे यहाँ बात साबित हो गई जी कि मुख्य क्रिया वो है जिसके बिना कार्य संभव नहीं है, मतलब सेंटेंस नहीं बनेगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब वो है जिसके बिना काम संभव हो सकता है, और सिर्फ उसका काम इतना है कि वो सेंटेंस में आकर मेन वर्ब की सहायता करती है। और सहायता किस काम में करती है, उसका टेंस बनवाने में। जिस भी टेंस को वो फॉर्म कर रही है तो उसकी सहायता वो उसमें करती है। यहाँ ध्यान रखना है खूब, ये बड़ा चक्कर कटवाता है यही कि जो मुख्य क्रिया है वो तो अकेले आ सकती है, याद रखें, है ना। लेकिन सहायक क्रिया कभी भी नहीं आएगी अकेले। अगर आई भी है कहीं, मान लीजिए आएगी, अब देखेंगे आप, आपको लगेगा ऐसा आएगी नहीं, तो वो सहायक क्रिया ना होगी उस टाइम। ये पॉइंट रखिए कि सहायक क्रिया अगर आपको दिख रही है कि है सहायक क्रिया लेकिन अकेली है, तो समझ जाइए कि वो सहायक क्रिया है ही नहीं। सिर्फ सहायक क्रिया का चेहरा लिए हुए है, उसका फेस उससे मैच करेगा, लेकिन वो होगी मेन वर्ब ही। इतना शायद आप समझ गए ना। अब देखिए हम इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो यहीं पर हम थोड़ा सा देख लेंगे। हमने ले लिया पहले हेल्पिंग वर्ब को, चाहे तो आप इनके हेडिंग्स भी बना सकते हैं, लेकिन टेबल से थोड़ा इजी समझ में आ जाता है। देखिए अब ये आपका जो पॉइंट आने वाला है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का, और उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब में चल रहे हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब को दो प्रकार से बांटा गया है, उसके जो बेसिक पार्ट हैं दो हैं। पहले को हम बोल रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरे को हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी में नाम दिए जाएं इनके अगर, तो प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, प्राथमिक सहायक क्रिया। उसे अगर हिंदी में नाम दिया जाए तो उसका हिंदी में नाम होता है विधि सूचक। विधि सूचक सहायक क्रिया। अब एक एक करके समझ लेंगे, है ना। देखिए पहले वर्ड लिखा है प्राथमिक, प्राइमरी। आप लोगों ने सब नहीं देखा होगा कि कुछ प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, प्राथमिक विद्यालय, गांव का नाम, अपने गांव का नाम लगा लो, चाहे हर गांव में है ही। अब सवाल ये है अब कि उन स्कूलों को प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय क्यों कहा गया है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि वहाँ पर फ्री में शिक्षा दी जाती है, खाना मिलता है, किताबें मिलती हैं, ठीक है, या फिर कुछ और है। प्राइमरी विद्यालय क्यों कह रहे हैं उसको, या सरकारी है इसलिए कह रहे हैं। तो देखिए आंसर आएगा उसका कि प्राइमरी विद्यालय वो है जहाँ पर 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है, 1st to 5th प्राइमरी एजुकेशन। अब यहाँ बिल्कुल अपने दिमाग में भ्रम ना रखें कि सरकारी स्कूल को प्राथमिक कहते हैं ना, क्योंकि लिखा होता है उस पर प्राथमिक विद्यालय, किसी गांव का नाम लिख दिया। तो सरकारी स्कूल होना या वहाँ सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, ये होना कोई प्राथमिक होना नहीं है। बल्कि प्राथमिक होना क्या है, कोई प्राइवेट स्कूल भी प्राथमिक हो सकता है, और जो किसी भी प्रकार का कॉन्वेंट भी हम कह सकते हैं उसको, जैसा भी है ना। लेकिन क्या है उसमें पॉइंट होना चाहिए वो कि 1 to 5th प्राथमिक शिक्षा है, 1 से 5 तक की शिक्षा जिस भी विद्यालय में दी जा रही है तो समझें कि वो है प्राथमिक विद्यालय, ठीक। और 1 से 5 तक की शिक्षा क्या हुई इंसान की लाइफ में, वो हुई उसकी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, इसलिए उसको बोल रहे हैं। तो हम यहाँ स्पष्ट दिमाग में रखेंगे कि प्राथमिक का मतलब होता है सबसे पहला। अब जो बोल रहे हैं प्राथमिक सहायक क्रिया, तो प्राथमिक सहायक क्रिया क्या होगी हमारे इस हिसाब से कि सबसे पहले जो काम करने आएगी, मतलब सहायता देने आएगी। किसको सहायता देने आएगी,
मेन वर्ब को सहायता देने आएगी, क्योंकि हम ऊपर देख के आए सहायक क्रिया किसको सहायता देती है, मेन वर्ब को सहायता देती है। तो सबसे पहला जो काम करने आएगी, सहायता देने आएगी, वो समझ लीजिए सहायक क्रिया ये वाली होगी, प्राइमरी। अब सबसे पहला काम क्या है उस पर जाओ आप, कि मुख्य क्रिया का सबसे पहला काम क्या है, हम देख के ला रहे हैं सब, है ना। सबसे पहला काम क्या है, टेंस बनाना। उसका ये पहला बात का सबका काम यही है, उसका मेन काम जो मुख्य क्रिया का है वो टेंस का निर्धारण करना है, वाक्य में टेंस बनाना है। तो ये जो काम करती है ये वाली पहली प्राथमिक सहायक क्रिया, उसके टेंस बनाने में मदद करती है सिर्फ, मतलब पहले ही काम में उसकी सहायता करेगी, सिर्फ पहले काम में। इसको सही से जान लेंगे आप। इसके टाइप हैं कुछ, 3 टाइप इसके हैं। देखिए मैं आपको अभी सारी चीज़ें दिखा दूंगा सेंटेंस वाइज। देखो ये 3 वर्ब हैं, देखिए बी, डू और हैव। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ये खुद अपने आप में मेन वर्ब हैं। बी भी मेन वर्ब है, डू भी मेन वर्ब है, हैव भी मेन वर्ब है, लेकिन इनकी जो फॉर्म्स आती हैं, ठीक है, वो सहायक क्रियाएं हैं। याद रखना ये बात कि ये सारी जो खुद हैं ये मेन वर्ब हैं, और इनकी जो फॉर्म है वो सहायक क्रियाएं हैं, जिन्हें हम प्राथमिक सहायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे देखो ये है इज, एम और वाज और वर। बीन और बीइंग भी होती हैं ना, लेकिन वो पूर्ण सहायक क्रियाएं नहीं हैं, ठीक है। उन्हें सेमी हेल्पिंग वर्ब हम बोलते हैं, कि वो किसी के साथ लगकर चलती हैं, खुद नहीं बनती हैं। जैसे इज एम आर होता है अपने आप में फुल एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब है, पूर्ण हेल्पिंग वर्ब है। डू की 3 फॉर्म होती हैं, डू, डज और डिड, ठीक है जी। हैव की भी उसी प्रकार से, हैव की होती हैं हैज़, हैव और हैड। अब जो सारा ब्रैकेट में पोर्शन लिख रहा है ये सब, है ना, इस पर ध्यान दीजिए। ये वाला ये सहायक क्रिया है, ठीक है। ये सहायक क्रिया यही टेंस बनाएगी, आपकी टेंस को बनाने में सहायता देगी, सिर्फ ये वाली फॉर्म। और जो बाहर लिखी है ये बी, डू, हैव, ये नहीं है, ठीक है। ये खुद मुख्य क्रियाएं हैं। अब जो सबसे स्पेशल बात है कि बच्चा चक्कर काटता है, डाउटेड होता है, वो कहाँ होता है, हम उस वाले पॉइंट पे आ रहे हैं कि ये सारी, देखिए मैंने अभी बोला कि ये टेंस बनवाती हैं, है ना। अभी हम बात कर रहे थे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ टेंस बनाने में सहायता करती है। तो यहाँ एक बात छूट रही है जिसमें आप ये सवाल कर सकते हैं, और वो बात छूट रही है कि साहब विल सेल भी होता है कोई चीज़ क्या हेल्पिंग वर्ब भी है, तो विल सेल भी होता है। अब वो तो इधर आ नहीं रहा है ना, ये बड़ी सवाल हो गया। तो उसके लिए हम सुने कि वो भी एक सहायक क्रिया है, बिल्कुल, लेकिन क्या है कि वो मॉडल ऑक्सिलरीज से कनेक्टेड है। जो सेकंड वाला पार्ट हमारा इधर है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसको हम उधर देखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी डाउटेड नहीं होंगे कि विल सेल कहाँ गए, वो भी टेंस बनाते हैं। तो वो इसके अंदर ना आकर वो मॉडल ऑक्सिलरीज में आएंगे, क्योंकि उनसे ही उनकी फॉर्म सेट होती है वहाँ। फिर भी आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि विल सेल भी है ना, क्योंकि वो इंडेफिनिट बनाता ही है। इनका जो ज़्यादा काम है वो मॉडल्स के साथ ही है, तो विल सेल भी आप यहाँ मान सकते हैं। अब देखो सबसे ख़ास बात क्या है, कि मैं बोल रहा था अभी ये कि बी, डू और हैव मुख्य क्रियाएं हैं। अब आपको ये परेशान कब करती हैं, कि परेशान तब करती हैं जब ये खुद मुख्य क्रिया के रूप में आ जाएं, है ना। तो वहाँ पर पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सहायक क्रिया की मुख्य क्रिया है, बच्चे को डाउट जाता है। तो आज हम इस सारे डाउट को क्लियर करेंगे, और कभी भी बिल्कुल ये आपको डाउट नहीं होगा। मैं आपको इस प्रकार का उपाय बता दूंगा, एक बहुत शानदार वाला उपाय है, और बहुत शॉर्ट टर्म में आप सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम इनको जान लें कि जैसे सहायक क्रियाओं में तो इनकी फॉर्म ये चली हैं, फिर मुख्य क्रियाओं में क्या फॉर्म चलेंगी, ये वाली बात। तो ये सारी जो हम देख रहे थे ये सब है हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो हम देखेंगे बस सिर्फ ये देखना है, अभी कोई मेन वर्ब शुरू नहीं हो गई है, ये ध्यान रखें, अभी कोई मेन वर्ब शुरू नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ हम इसको डिफरेंट देखने के लिए कर रहे हैं बस, कोई मेन वर्ब शुरू नहीं है ना। बल्कि जो हमारी ये 3 चीज़ें हैं, ये वाली डू है, बी, डू और हैव, इनको मेन फॉर्म में देखना है बस। यहाँ कह लीजिए ये बेसिक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आप ये सब सुने होंगे कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, जिन्हें हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब जो देखिए बी है,
बी है फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही डू भी फर्स्ट फॉर्म, और जस्ट लाइक दैट हैव भी वही फर्स्ट फॉर्म। अब इनको जब सेकंड फॉर्म में लाएं तो देखिए वी का जो सेकंड फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म होता है साहब वाज, और इसको थर्ड फॉर्म में ले जाओ तो थर्ड फॉर्म में बनाता है ये बीन। बस हो रहा है। और देखिए डू को ले जाएं तो डू का सेकंड है डिड, और इसका थर्ड होता है डन। हैव का सेकंड लाइए तो होता है हैड, और यहाँ भी हैड। ठीक है, अब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ होने वाला है कि ये ऊपर जो देख रहे हो आप हेल्पिंग वर्ब है, नीचे जो देख रहे हो आप ये मेन वर्ब है, और बिल्कुल दोनों इसी की हैं, यानी इनका ही। अब मैं एक सेंटेंस लिखकर आपको सारा क्लियर कर दे रहा हूँ बस, और ये कन्फर्म होने वाला है। देखिए एग्जाम्पल है, ये सब चीज़ का एग्जाम्पल आप मान लीजिए, है ना, एक बड़ा सा एरो से आप देख रहे हैं, और सेंटेंस लिखा है ही डिड इट, एक लिखा है ही डिड नॉट डू इट। यहाँ पर हमारे पास पहले सेंटेंस में डिड वर्ब है, यहाँ पर डिड नॉट और डू भी वर्ब है। अब हम इस बेस पर क्लियर करेंगे कौन मेन वर्ब कौन हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, बताइए जरा, पहले वाक्य में ही डिड इट लिखा है, वो क्या है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब? तो हम ये जान गए, अभी पीछे सुन के आए थे कि कोई भी वर्ब अगर वो हेल्पिंग है तो मेन वर्ब के साथ ही लगेगी, अकेले वो आती ही नहीं है, क्योंकि सहायता किसे देगी। तो यहाँ पॉइंट बन जाता है कि अगर कोई वर्ब अकेली सेंटेंस में है तो वो मेन वर्ब है। ठीक है, भले ये दिख रही है आपको सेकंड, वैसे ये हेल्पिंग वर्ब जैसी, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ देखिए ये जो वर्ड लिखा है आपका डिड, और कोई वर्ब भी नहीं है साथ में, तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है। नीचे वाले में आए तो डिड नॉट, अब हमारे पास डिड अब भी है, और इसके साथ में एक और वर्ड दे दिया डू। अब यहाँ क्या है, उस मुख्य क्रिया को सहायता देने के लिए आई है। तो अब समझ जाएं कि ये जो वर्ड आपका है अब ये हेल्पिंग वर्ब है, और फिर यहाँ डू इसमें मेन वर्ब है। तो इस प्रकार से पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अकेले अगर कोई वर्ब आप देखते हो सिंगल, तो वो मेन वर्ब है, अकेले अगर है तो सिंगल मेन वर्ब है, और किसी के साथ मिलकर टेंस बनाने में सपोर्ट कर रही है तो वो आपकी है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अभी वर्ब का टॉपिक शेष है, और काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा था कि ये सेंटेंस की आत्मा है, तो आत्मा साहब सहज में पीछे तो छोड़ेगी नहीं, है ना, लंबी चलेगी, आत्मा का इतिहास है, और इसीलिए समय की सीमाएं हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं है, और फिर इसका हम जो रिमेनिंग पार्ट है कल लेकर फिर उपस्थित होंगे। आप सब आइए और देखिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।